नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। टोक्यो ओलंपिक के खत्म होते होते भारत की झोली में आखिरकार गोल्ड मेडल आ ही गया। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने नया इतिहास रच दिया है। पूरा देश नीरज की ऐतिहासिक उपलब्धि पर जश्न मना रहा है। नीरज ने कहा कि ये पल उनके लिए भी अविश्वसनीय है। उन्होंने अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। आज टोक्यो ओलंपिक का समापन है। भारत ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते हैं। ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 गोल्डन टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचने के बाद कहा, दूसरा थ्रो करते ही वो समझ गए थे कि ये उनका बेस्ट है। उन्होंने अपना 100% दिया। अब उनका अगला लक्ष्य 90 मीटर दूर भाला फेंकने का होगा। नीरज ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज से पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने 13 साल पहले 2008 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल जीतना भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है। ओलंपिक के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का ये पहला मेडल है। इससे पहले एथलेटिक्स में 1960 में मिल्खा सिंह और 1984 में पीटी उषा चौथे नंबर पर रही थी। नीरज ने अपना गोल्ड मेडल 2 महीने पहले दुनिया को अलविदा कहने वाले मिल्खा सिंह को समर्पित किया। नीरज ने कहा वह स्वर्ग से देख रहे होंगे। नीरज मेडल के साथ उनसे मिलना चाहते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरे देश के साथ सेना भी जश्न मना रही है। जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं। नीरज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी प्रमुख जनरल MM नरवणे और CDS बिपिन रावत ने भी बधाई दी है। देश को पहली बार एथलेटिक्स में मेडल दिलाने वाले गोल्डन बॉय को PM मोदी ने फोन कर बधाई दी। PM मोदी ने नीरज से कहा, आपने देश का नाम रोशन किया है और युवा पीढ़ी को खेल के क्षेत्र में आगे आने का मंत्र दिया है। 15 अगस्त को PM मोदी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों के साथ हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे। नीरज की ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरा देश जश्न मना रहा है। हरियाणा के पानीपत में उनके घर पर पूरा परिवार भी जश्न में डूबा है। नीरज के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। इस मेडल के लिए उसने बहुत मेहनत और त्याग किया है। जैसे ही नीरज ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी खुशी में भांगड़ा करने लगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इनामों की बरसात जारी है। हरियाणा सरकार नीरज को 6 करोड़ रुपए की राशि के साथ क्लास 1 की नौकरी देगी। उन्हें पंचकुला में बनाए जाने वाले सेंटर ऑफ एथलेटिक्स का हेड भी बनाया जाएगा। पंजाब सरकार ने भी नीरज को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। BCCI भी नीरज को 1 करोड़ देगी। इसके अलावा मणिपुर सरकार और चेन्नई सुपर किंग्स भी 1 करोड़ देगी। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कानून मंत्री बनने से पहले खेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके किरण रिजिजू ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। टोक्यो ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले भारत के खाते में 2 मेडल आए, जिसमें से एक मेडल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने देश की झोली में डाला। पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। PM मोदी ने फोन पर पुनिया को बधाई देते हुए कहा, आपने मेहनत और लगन से ये उपलब्धि हासिल की है। इस पर हर भारतीय को गर्व है। खेल महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक का आज समापन समारोह होगा। समापन समारोह शाम 4:30 बजे से होगा। समापन समारोह परेड में बजरंग पुनिया भारत के ध्वजावाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा। इस बार भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल समेत 7 मेडल जीते। ये अब तक का ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे। शर्लिन चोपड़ा ने कुंद्रा को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा। खेल रत्न पर किसने दिया विवादित बयान? नॉटिंघम में जीत से कितनी दूर है टीम इंडिया? देश की अहम खबरों को जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुछ ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के काफिले पर हमला कर दिया। नाराज बाढ़ पीड़ितों के बीच फंस गए तोमर को पुलिस ने वहां से निकाला। हमले के दौरान पत्थर और कीचड़ भी फेंके गए, जिससे कुछ सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक पर भी हमले की खबर है। तोमर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गए थे। त्रिपुरा के टीएमसी छात्र विंग के सचिव दया दत्ता की कुछ बदमाशों ने बुरी तरह पिटाई की, जिससे वो जख्मी हो गई हैं। मारपीट का आरोप बीजेपी पर है। टीएमसी ने इसे योजना बनाकर की गई साजिश बताया है। घटना पर अपने ट्वीट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा बीजेपी के गुंडों ने अपना असली रंग दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान की जान चली गई, जबकि 2 घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर उस समय गोलीबारी की जब वे पंबे में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। गोलीबारी में मारे गए सिपाही की पहचान कांस्टेबल निसार अहमद के रूप में हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे मोदी ये किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करने वाले हैं। इसके जरिए 10.25 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 19.5 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों से भी बात करेंगे। लद्दाख के सांसद जमायांग सेरिंग नामग्याल ने विवादित बयान दिया है। नामग्याल ने कहा है कि खेल रत्न का नाम बदलते ही देश को गोल्ड मेडल मिल गया। शायद कृपा वहीं अटकी हुई थी। दरअसल एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया था। पोर्न फिल्म मामले में शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के कुछ और राज खोले हैं। शर्लिन ने कहा है कि कुंद्रा से 2019 मार्च में हुई मुलाकात में उसे पहले ग्लैमर वीडियो बनाने जाने की बात कही गई थी, लेकिन पहले ग्लैमर फिर बोल्ड और इसके बाद न्यूड वीडियो बनने लगे। 2021 में शर्लिन ने जुहू में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद राज कुंद्रा घर पर आए, जिसके बाद शर्लिन ने अपनी शिकायत वापस ले ली। शर्लिन चोपड़ा ने कहा है कि उसने कुंद्रा के खिलाफ शिकायत इसलिए वापस ले ली क्योंकि उसे लगा कि उसे आगे काम नहीं मिलेगा। शर्लिन ने राज कुंद्रा पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। राज कुंद्रा ने शर्लिन को बताया था कि शिल्पा शेट्टी ने उसके काम को सराहा है। शर्लिन का कहना है कि कोई भी पति क्या काम कर रहा है उसकी पत्नी को सब कुछ मालूम रहता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 30 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में यह 9.427 अरब डॉलर बढ़कर 620.576 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक फॉरेन रिजर्व में बढ़ोतरी की वजह विदेशी मुद्रा संपत्तियों का बढ़ना था, जो पूरे भंडार का प्रमुख कंपोनेंट है। नॉटिंघम टेस्ट में टीम इंडिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। खेल के 5वें दिन आज भारत को 157 रन और बनाने हैं, जबकि 9 विकेट अपने हाथ में हैं। रोहित और पुजारा मैदान पर हैं, जबकि केएल राहुल 26 रन बनाकर भारत की दूसरी पारी में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम 303 रन पर आउट हो गई। पारी में बुमराह ने 5 विकेट लिए। क्या होगा उत्तराखंड के लिए केजरीवाल का अगला तोहफा? मायावती ने योगी पर किस बात को लेकर हमला किया? कमाल किया हैदराबाद में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने वाले शख्स की अनोखी कहानी। राज्यों की अहम खबरों को देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। यूपी कांग्रेस कल से 2 दिन अगस्त क्रांति आंदोलन करने जा रही है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में यह आंदोलन होगा। अगस्त क्रांति आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरेगी। अभियान के दौरान 9-10 अगस्त को भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च करेंगे। अब तेज प्रताप ने अपने पोस्टर से तेजस्वी यादव को आउट कर दिया है। तेज प्रताप आज पटना के आरजेडी दफ्तर में एक छात्र सम्मेलन करने जा रहे हैं और इसके लिए कार्यालय के अंदर से बाहर तक दर्जनों पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इन पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब कर दिए गए हैं। हालांकि इन पोस्टर्स पर लालू और राबड़ी मौजूद हैं। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि प्रदेश के गांव देहात में रोजी रोटी के अभाव से गरीब त्रस्त हैं और बेरोजगार लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। इन लोगों को बाहर असहनीय जीवन जीना पड़ता है। जौनपुर के ऐसे ही एक दलित युवक की हरियाणा में पीटकर हत्या कर दी गई। मायावती ने कहा है कि यूपी सरकार विज्ञापनों में अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका लाभ अगर लोगों को मिल रहा होता तो वे क्यों पलायन को मजबूर होते।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं। अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर उनका ये दौरा हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस दौरे पर फिर से केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जुलाई में जब वो उत्तराखंड आए थे तब राज्य की जनता से उन्होंने आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली फ्री का वादा किया था। 15 अगस्त पर दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपनी फोर्स को मोटिवेट किया। कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली के 208 थानों के स्टाफ के सामने करीब 1 घंटे तक अपनी बातें रखी। अस्थाना ने किसान आंदोलन का नाम लिए बिना ये कहा कि पुलिस आने वाले प्रोग्राम के लिए तैयार रहे। अस्थाना ने कहा कि पुलिस में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा और ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। रेखा शर्मा अब 65 वर्ष की उम्र तक या फिर अगले आदेश तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। माना जा रहा है कि इस पद पर उनके प्रभावी कामकाज की वजह से केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी का ऐलान किया है। इस मौके पर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस प्रदेश का फिल्मी दुनिया से बड़ा पुराना रिश्ता है और वही दौर अब फिर से लौट रहा है। एलजी ने कहा कि नई फिल्म पॉलिसी से जम्मू कश्मीर एक बार फिर फिल्मकारों के लिए सबसे पसंदीदा मंजिल बनने जा रहा है। सिन्हा ने ज्यादा से ज्यादा फिल्म निर्माताओं से अपील की कि वे बेझिझक घाटी में आए। आमतौर पर उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर खिलने वाला फूल ब्रह्म कमल तेलंगाना के भेसा शहर में खिला है। इस फूल का काफी धार्मिक महत्व है और उसे देवताओं का फूल भी कहा जाता है। साल में सिर्फ एक रात खिलने वाला रहस्यमयी फूल ब्रह्म कमल इस बार तेलंगाना में अगस्त के महीने में खिलता दिखा। विशेषज्ञों के अनुसार इस फूल के खिलने का सही वक्त जुलाई अगस्त है और वो भी किसी एक दिन ही खिलता है। हैदराबाद के 73 साल के एक बुजुर्ग समाज सेवक अपनी ही धुन में रमे हुए हैं। गंगाधर तिलक 11 साल से सड़कों के गड्ढे भरने में जुटे हैं और अब तक 2040 गड्ढों की मरम्मत कर चुके हैं। इनके इस नेक काम के लिए सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। तिलक साहब रेलवे में वरिष्ठ इंजीनियर पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन रिटायरमेंट के साथ ही इन्होंने फिर से सक्रिय रहने का ये जरिया ढूंढा। लोग अब इन्हें रोड डॉक्टर कहकर बुलाते हैं। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ ने मचाया कहर। कई जिले के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। कहां हालात से निपटने के लिए मांगी गई सेना से मदद। और एमपी के गुना में बाढ़ग्रस्त इलाकों से एनडीआरएफ ने लोगों को बचाया। बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश। राजस्थान के 14 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसावाड़ा जिलों में तेज बारिश हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया और हालात का जायजा लिया। भीमसागर बांध से छोड़े गए पानी से हालात भयावह हो गए हैं। कोटा में आई बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि राहत के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान कोटा में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेना से मदद मांगी गई। जिला प्रशासन की मदद से सेना ने सांगौद इलाके में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के मुताबिक जब तक खतरे में पड़े सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया जाता, तब तक बचाव के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। राजस्थान के 12 जिले के सूंडा गांव से प्रशासन ने सेना की मदद से बाढ़ प्रभावित करीब 350 लोगों को बचाया। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कोटा संभाग की कई नदियां उफान पर हैं। इसके चलते आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में एनडीआरएफ टीम ने भारी बारिश से प्रभावित सोडा गांव में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। प्रशासन का कहना है कि ये राजस्थान के सीमा पर बसा गांव है जो बाढ़ के चलते टापू में तब्दील हो गया है। राहत और अभियान में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए श्योपुर में कहा कि मैंने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। खेत, फसल, मकान, पुल, हाईवे, सड़कें तबाह हो गए हैं। उन्होंने सीएम पर केवल घोषणाएं करने का आरोप लगाया और राहत पहुंचाने के लिए समय सीमा पूछी। वहीं सीएम शिवराज ने विपक्ष पर आपदा पर राजनीति का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित कर रहा है और बचे लोगों से राहत शिविरों में जाने की अपील कर रहा है। यूपी के बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में नदियों की बाढ़ ने कहर बरपाया है। जिले में यमुना बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बहने से कई गांव अपना वजूद खोने की कगार पर पहुंच गए हैं। कई घर मिट्टी की कटान के साथ नदी में समा गए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन के कालपी इलाके में यमुना में आई बाढ़ ने कई गांवों में कहर ढाया है। दर्जनों गांवों का संपर्क कालपी तहसील और मुख्यालय से टूट चुका है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने नाव से हालात का जायजा लिया और पीड़ितों को खाद्य सामग्री पहुंचाई। इस दौरान एडीएम ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्या चीन से पहले इटली में था कोरोना? पाकिस्तान को वैक्सीन के लिए कहां से लेने पड़े कर्जे? दिल्ली में अब किन्हें मिली लॉकडाउन से राहत? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में ये तमाम अहम खबरें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 29,061 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 491 लोगों की जान इस महामारी की वजह से चली गई। एक दिन में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 43,298 है। एक्टिव केस की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी तक 4 लाख से ऊपर एक्टिव केस देश में मौजूद हैं। अमेरिका कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को देश में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खास बात यह है कि यह सिंगल डोज वाली वैक्सीन है। कंपनी ने कहा है कि ये बीमारी को रोकने में 85% तक सक्षम है। डोज लगने के 28 दिन बाद कोविड-19 से जुड़े हॉस्पिटलाइजेशन और मौत से भी ये वैक्सीन बचाती है। दिल्ली में कोविड गाइडलाइंस में और छूट देते हुए 9 अगस्त से सभी साप्ताहिक बाजार खुलने लगेंगे। ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मार्केट में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि साप्ताहिक बाजार लगाने वाले गरीब लोग होते हैं। ऐसे में अब और ज्यादा वक्त तक इन बाजारों को बंद रखना ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शमशान और कब्रिस्तान पर काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक को नोटिस भेजा है। इस बारे में दायर याचिका पर एनएचआरसी ने कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर हैं। कोरोना के दौरान उनके लिए तय वेतन तक नहीं दिए गए हैं। महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों को पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक अब चीन, रूस और ब्राजील के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। ये वैज्ञानिक इस महामारी के गणितीय मॉडलिंग पर भी स्टडी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इससे वायरस के जेनेटिक म्यूटेशन के साथ साथ इसके संक्रमण स्तर के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकेगा। चीन में कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले ही विश्व में कोरोना का वजूद था। इस बात का दावा एक रिसर्च में किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2019 में चीन में कोरोना की औपचारिक पहचान कई हफ्ते पहले इटली में कोरोना का संक्रमण हो रहा था। इस रिसर्च के बाद वायरस के ओरिजिन के बारे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसके पास अपने नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन देने के लिए पैसे तक नहीं हैं। लिहाजा पाकिस्तान को वैक्सीन खरीदने के लिए एडीबी ने $50 करोड़ का कर्ज दिया है। पाकिस्तान में अब तक वैक्सीन की सिर्फ 3.5 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं और इमरान सरकार पर इस बात को लेकर आवाम का भारी दबाव है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों के हाथ वुहान लैब का डेटा लग चुका है। इसके बाद कोरोना वायरस के रहस्यों से अब पर्दा उठाने की उम्मीद की जा रही है। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उसमें चीन पर शक पहले से ही काफी गहरा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ वुहान लैब का डिटेल जेनेटिक डाटा लग गया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है। जबलपुर के कुछ लोगों ने सिर्फ पर्यावरण की चिंता करने की वजह से पर्यावरण के लिए काम करने का फैसला किया है। लोग जब महामारी की पीक वक्त में घरों में कैद थे, तब यहाँ इन लोगों ने ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए पेड़ लगाने शुरू किए और अब तक ये लोग लगातार इस मुहिम में जुटे हैं। इनका लक्ष्य 1000 पौधे लगाने का है। लोग इसे वृक्ष मित्र परिवार के नाम से जानने लगे हैं। तालिबान आतंकियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बमबारी का आदेश। चीन को टक्कर देने के लिए एलएसी पर आधुनिक हथियारों से लैस होंगे भारतीय सैनिक और चीन को -40 डिग्री में भी कैसे चुनौती देगी भारतीय सेना। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरों को देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका एयरफोर्स को B-52 बॉम्बर AC-130 से बमबारी का आदेश दिया है। तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में 3 प्रमुख शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के अगुवाई वाले गठबंधन के बाहर निकलने के बाद से तालिबान पूरे अफगानिस्तान में आगे बढ़ रहा है। तालिबान ने शनिवार को अफगानिस्तान के जौजान प्रोविंस की राजधानी शेरबगान पर कब्जा कर लिया। इससे पहले शुक्रवार को तालिबान ने निमरोज प्रांत की राजधानी जरन्स पर कब्जा कर लिया था। प्रांतीय राजधानियों पर बढ़ते दखल के बाद अफगानिस्तान में भीषण युद्ध की आहट तेज हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए कुछ अफगान नागरिक अफगानी पुनर्वास योजना के तहत ब्रिटेन पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि में युद्ध में लड़ने वाले ब्रिटिश सशस्त्र बलों की मदद की थी। उन्हें ब्रिटेन में फिर से बसने का मौका दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव के बीच LAC के पास तैनात भारतीय सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दुश्मनों को किसी भी चुनौती का उचित जवाब दिया जा सके। यहाँ तैनात सैनिकों को अब अमेरिकी सिक्सफायर 716 असॉल्ट राइफल और स्विस MP9 पिस्टल बंदूकों से लैस किया गया है। लद्दाख में बर्फीले मौसम में चीन पर कड़ी नजर रखने के लिए भारतीय सेना मॉड्यूलर शेल्टर की व्यवस्था कर रही है। इन शेल्टर्स की खासियत ये है कि -40 डिग्री में ये शरीर को ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है और सेना के जवान इसे तुरंत किसी भी स्थान पर लेकर जा सकते हैं और वहां से अपनी सुरक्षा करते हुए कड़ी निगरानी रख सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ के बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका से अनोखी मांग की है। कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान को वो दर्जा देना चाहिए जिसका वह हकदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने में मदद करे, लेकिन अभी तक बाइडेन ने PM इमरान खान से इस मुद्दे पर बात नहीं की है। जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाके में आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने के लिए बनाई जा रही बॉर्डर बटालियन का मुख्यालय राजौरी के लंबेड़ी गांव में बनेगा। मुख्यालय की स्थापना के लिए राजस्व विभाग ने 120 कनाल जमीन गृह विभाग को ट्रांसफर की है। एक बॉर्डर बटालियन जम्मू संभाग व दूसरी बॉर्डर बटालियन कश्मीर में गठित होनी है। पाकिस्तान में पत्रकार यूनियनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की कड़ी निंदा के बाद गिरफ्तार किए गए मशहूर पत्रकार हामिद मीर के भाई आमिर मीर और सैयद इमरान शफकत को रिहा कर दिया गया। पाक जांच एजेंसी FAI ने शनिवार को दोनों को उनके लाहौर के घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादी को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA ने अब फ्लाइट में यात्रियों को मिनरल बोतल देने से मना कर दिया है। ये फैसला केवल घरेलू उड़ानों पर ही लागू किया गया है। पाकिस्तान से बाहर उड़ान भरने वाले लोगों को पहले की ही तरह सहूलियत जारी रहेंगी। कोरोना की वजह से PIA की आर्थिक हालात देश की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।